और बता दें अब वापस लौट रही है नवी मुंबई में परिवार के साथ मुर्तजा अहमद रहा करता था। परिवार ने 4 साल पहले ही बेच दिया था घर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जो खुलासा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट है वो ये कि मुंबई में जांच के बाद वापस अब एटीएस टीम जो है वो लौट रही है। यूपी एटीएस की टीम कल नवी मुंबई गई भी थी। नवी मुंबई में परिवार के साथ मुर्तजा अहमद रहता था, लेकिन परिवार ने 4 साल पहले ही मकान जो था वो बेच दिया था। अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, मुंबई एटीएस भी लगातार काम कर रही है यहाँ पर, लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि 4 साल पहले ही मकान बेच दिया गया था वहां पर से, और जो एटीएस की टीम पहुंची हुई थी वो वापस लौट रही है। देखिए, बिल्कुल वो मकान बेच दिया गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नवी मुंबई पर वो किराए पर रहने लगा था बाद में, और कोविड के दौरान वो गोरखपुर आ गया था और यहाँ अपने पिता के साथ रह रहा था। लेकिन उसके जो कनेक्शन थे, देवबंद हो या मुंबई हो या जो पाकिस्तान जाकर छिपने की बात है या दुबई का जो कनेक्शन है खाड़ी देशों का, उसको लेकर जांच की जा रही है। ये इसका मिशन नहीं बंद था, इसने मकान जरूर बेच दिया था लेकिन काम नहीं बंद किया था, मकान बंद कर दिया था। तो ये मानकर चलिए कि जो नेपाली कनेक्शन है, जो इसका दुबई का कनेक्शन है, जो पाकिस्तान जाकर छुपने वाला था, तो कौन से लोग थे मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है एटीएस और जो यूपीएफटीएफ है कि जो लोग इसको हैंडल कर रहे थे। अकेले मुर्तजा ये सब काम नहीं कर सकता, अकेले वो सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देखकर घटना नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई व्यक्ति हैंडल कर रहा था। वो इस बीच मुंबई भी गया, इस बीच नेपाल भी गया, इस बीच देवबंद भी गया। तो क्या इसके जो कनेक्शन है वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं, लश्कर की तरफ, इंडियन मुजाहिदीन की तरफ, हिजबुल की तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम आ रहा है, क्या आईएसआई की भूमिका इसमें संदिग्ध हो सकती है? आईएसआई से इसकी कोई बातचीत हुई हो, किसी जरिए से बातचीत हुई हो, चूंकि टेलीग्राम के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए या वीडियो कॉल के जरिए, जो अमूमन आतंकी संगठन करते हैं या खुफिया एजेंसियां करती हैं, तो इन सब की जांच की जा रही है। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो बड़े अफसरान है, पुलिस के और गृह विभाग के, वो एनआईए से बात कर रहे हैं कि इस बिंदु की जांच की जाए, क्योंकि इस बिंदु की जांच होना बहुत जरूरी है शिल्पा। क्योंकि जब तक इसकी जांच नहीं होगी कि उसके पीछे कौन लोग थे, उसके पीछे के मास्टर प्लानर कौन थे, उसके हैंडलर कौन थे, तब तक आप जांच की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यही बात सरकार के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मीडिया से शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर का नक्शा, योगी आदित्यनाथ से जुड़ी जानकारी, रास्तों की रेकी, मुंबई कनेक्शन, पाकिस्तान कनेक्शन, ये बहुत कुछ इशारा कर रहा है अपने आप में कि कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है, और उसी साजिश के हिस्से की बात सरकार कर रही है। शिल्पा, बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ यशा कोटक मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। यशा, अब चूंकि ये कहा जा रहा है जो यूपी एटीएस से वापस लौट रही है यहाँ पर, अभी तक क्या क्या इनपुट्स मिल पाए हैं मुंबई से? जी देखिए, हम अभी ये देखते हैं कि कल जो है 2 यूपी एटीएस के जो ऑफिसर थे वो मुंबई आए थे, जो नवी मुंबई का एक रेसिडेंस है जहाँ पे, यानी कि चांदपाड़ा में एक मिलेनियम टावर्स करके लोकेशन है, जहाँ ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 साल तक ये अक्यूज वहाँ रह रहा था। वहाँ पे जाकर उन्होंने कुछ छानबीन की। उसके बाद भी एक और लोकेशन है नवी मुंबई में जहाँ पे ताज रेसिडेंसी करके, जहाँ पे उसकी जो फैमिली है वो बताया जा रहा था कि रह रही थी। तो ये सब छानबीन की है यूपी एटीएस के ऑफिसर्स ने। ऐसे 2 ऑफिसर्स आए हैं कल छानबीन करके, और जो है ये भी डिटेल्स निकाली गई है कि यहाँ जब आईआईटी में ये अक्यूज था तो वो कौन से साल में था, क्या डिटेल्स थी, उसका बिहेवियर क्या था उसके कलीग्स के साथ। तो ये सब जो डिटेल्स है वो यूपी एटीएस ने जांच की, और अब जो है ये सब डिटेल्स लेके वो वापस यूपी लौटेंगे तकरीबन 12:30 बजे आज, ऐसा बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के द्वारा। तो उसके बाद जो है और आगे की डिटेल्स सामने आएंगी कि ये जो गोरखनाथ टेम्पल का जो अटैक का जो इशू था, वो ये अक्यूज उसका मुंबई से क्या लिंक था, उसकी जो फैमिली थी, ऐसा बताया जा रहा है कि वो 4 साल तक उसने अपनी फैमिली से बातचीत नहीं की थी। तो ये सब जो डिटेल्स है वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल यशा, चूंकि ये कहा जा रहा है कि परिवार वहां पर रहता था, हालांकि गोरखपुर उनके पिता थे, यहाँ पर पत्नी को लेकर कई चीजें सामने आ रही हैं, और खासकर क्योंकि मुंबई से उसने आईआईटी की यहाँ पर, और ऐसे में उसके दोस्तों का भी पता लग पाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई आपको? अभी कोई दोस्त ऐसा मिल पाया जिससे उसकी जानकारी निकाली जा सके? नहीं, अब तक हम देख रहे हैं कि उनकी जो आईआईटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो निकाला जा रहा है, ताकि और जो लिंक है वो समझ में आ सकते हैं। यहाँ तक कि जो आईआईटी में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनके फॉरेन दोस्तों का बिहेवियर क्या था, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सब समझने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके और लिंक से वो समझ में आया जा सके। यहाँ तक कि उसकी फैमिली, आपने जैसे बताया कि अब वो यूपी में है तो उनसे भी है छानबीन की जाए, क्वेश्चनिंग की जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि काफी सालों से वो उनकी फैमिली के साथ भी टच में नहीं थे। तो अभी जो उनकी और लिंक है, यानी कि उनके दोस्त है, उनकी फैमिली है, उनसे जो है यूपी एटीएस पूछा जाएगी, उन्हें उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। बिल्कुल यशा, चूंकि 4 साल पहले परिवार वालों ने मकान बेच दिया था, शिफ्ट हो गए थे, लेकिन किराए के मकान पर ये वहां पर रह रहा था, तो वहां से कुछ इनपुट्स क्या जुटा पाई है एटीएस?
अभी जो है प्रिलिमिनरी स्टेज पे ये बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र है एटीएस उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ छानबीन की है, लेकिन उन्होंने अब तक क्या छानबीन की उसकी जो है डिटेल्स सामने नहीं आई है। क्योंकि दो जगह पे जैसे हमने कहा कि पहले जो एक लोकेशन था मिलेनियम टावर्स में सानपारा, वहाँ पे वो रहते थे। उसके बाद जो है वो वहाँ से शिफ्ट होके एक और जो दूसरा लोकेशन ताज रेसिडेंसी वहाँ पे जाके रुके थे। तो इसी के चलते ये जो सारे लोकेशन ठीक, यानी कि अभी तलाश चल रही है एक तरीके से और तमाम चीजें जो है हो रही है, लेकिन खुलकर एटीएस जाहिर तौर पर सामने वो चीजें नहीं रखेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका यशा, हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से कहा गया था 300 वीडियोस ने ऐसे देखे जो कि जिहादी वीडियो थे और ऐसे में आतंकियों का सॉफ्ट टारगेट एक तरीके से बन गया था। हाल फिलहाल जो घटनाएं हम देख रहे हैं, खासकर जितने भी आतंकी है वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो पढ़े लिखे भी हो, ताकि मकसद उनका पूरी तरीके से कामयाब हो। और मुर्तजा के केस में भी कुछ यही तस्वीर सामने दिख रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुर्तज़ा के केस में बिल्कुल सेम यही कहानी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुर्तज़ा लगातार जो वीडियो सर्च करता था उसको लेकर जो आतंकी संगठन थे उन्होंने भी नज़र बना रखी थी और इसके साथ साथ जांच एजेंसीज भी नज़र बनाए रखी थी। और यही वजह है कि 13 फरवरी को जांच एजेंसीज को पहला इनपुट मिला था मुर्तज़ा के बारे में और उसके बाद से ही लगातार मुर्तज़ा के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए मुर्तज़ा घर से जो है भागा भागा रहता था। यहाँ तक कि मुर्तज़ा साल भर तक तमाम लोगों से मुलाकात कम कर दिया था, उसने अपने मोबाइल में लगा रहता था, अपने लैपटॉप में लगा रहता था। इन सब चीज़ों के बारे में एटीएस को जानकारी मिल गई थी और यही वजह थी कि घटना के 2 दिन पहले ही एटीएस की जो टीम है वो मुर्तज़ा को पूछने के लिए से घर गई थी, लेकिन मुर्तज़ा उस वक्त घर पर नहीं था। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जब मुर्तज़ा को ये शक हुआ या उसने अपने आकाओं से बताया होगा कि उसके ऊपर शक हो रहा है, तो उसने आधी अधूरी तैयारी के चलते जो है इस तरह घटना को अंजाम दे दिया। चूँकि देखिए, मुर्तज़ा की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल जो है ये नहीं था, आतंकी था, तो ऐसे में उसको ये डर लग गया होगा उसके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटेलिजेंस उसको जो है घटना को अंजाम देने से पहले ही उठा ले। तो उसने सोची समझी रणनीति उसकी जगह जल्दीबाजी में जाकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वही जल्दीबाजी उसके लिए जो है घातक साबित हो गई और जो यहाँ पर पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपनी सूझबूझ से उसको तुरंत ही गिरफ्तार किया। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 13 फरवरी को जो है पहला इनपुट मिला था एटीएस को। इसके साथ ही तमाम इनपुट्स जो हैं वो बहुत कारगर होंगे आगे पूरी हिस्ट्री खंगालने के लिए भी और आगे की तस्वीर जो है पूरी वो साफ करने के लिए भी।